हेलो माइक चेक ओके ठीक है परफेक्ट है। सो वेरी गुड आफ्टरनून। आज हम लोग एक नए वीडियो के साथ एक नए टॉपिक के साथ आए हैं। थंबनेल में आपने देख लिया होगा। टॉपिक क्या एक चैप्टर है ऑडिट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटीज। बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत वास्ट कंटेंट है। तो ऑब्वियसली आप ये एक्सपेक्ट मत करना कि इस वाली वीडियो में पूरा रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, आपको पता है हमारे रिविजन्स थोड़े डिटेल्ड होते हैं। आप चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब आई थिंक इसके 2-3 पार्ट्स बनेंगे रिवीजन के। ठीक है, तो ठीक है। और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और कई सारे स्टैंडर्ड्स पे मैंने वीडियोस डाल रखा है। अभी हमारे प्रीवियस वीक में स्टैंडर्ड की सीरीज चल रही थी जिसमें मैंने 200 पे बात की, 210 पे बात की, 220 पे बात की, एसक्यूसी 1 पे बात की। ठीक है, तो अभी मैं आगे भी वीडियो बनाऊंगा। 230 है, 260 है, 265 है, बनाऊंगा भी। लेकिन अभी फॉर द टाइम बिंग मैं अभी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटीज कवर कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसको जरूर देखिएगा और अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, मैं इसको पीपीटी से ही करा रहा हूँ। पीपीटी बिल्कुल सेम है एज पर दी आईसीआई मैट। तो आपके पास पीपीटी है, अगर आप मेरे स्टूडेंट हो या पास स्टूडेंट हो तब तो ठीक है, आप पीपीटी ओपन कर लीजिए। नहीं है तो फिर आप जो है आप अपनी बुक भी ओपन कर सकते हैं। ठीक है, और इन केस अगर आपको पीपीटी चाहिए तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। एक सेकेंड। हाँ, इन केस आपको पीपीटी चाहिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप इस नंबर पे अपना नाम और अपना अटेम्प्ट लिख के आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। 9140854176। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं अपना नाम और अपना अटेम्प्ट मतलब कि सितंबर है कि जैन है, वो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए ठीक है। सो अब बिना टाइम वेस्ट किए चैप्टर शुरू करते हैं। एक अच्छे एनर्जी के साथ, एक अच्छे वाइब के साथ, एक अच्छे थॉट के साथ। ठीक है, तो बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत वास्ट चैप्टर है। और कोशिश मैं ये करूंगा थोड़ा बीच बीच में लिखता भी चलूँ, थोड़ा बीच बीच में नोट्स भी बनाता चलूँ। ठीक है ना। तो अभी मैं एक बार चेक करूँ कितना कितना मिनट हो गया वीडियो शुरू हुए। तो अराउंड हमारा 2 मिनट हो गया, 2-2.5 मिनट हो गया है। ठीक है, अब बिना टाइम वेस्ट किए मैं सीधे अब रिवीजन शुरू कर रहा हूँ। सो हाय, दिस इज सी ओम गर्ग। वेरी गुड आफ्टरनून टू वन एंड ऑल जो भी लोग देख रहे हैं इस वीडियो को। ठीक है, खैर तो शुरू करते हैं एक अपना आज का नया टॉपिक। ठीक है, सो बिल्कुल फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए मैं सीधे अपनी पेन उठा रहा हूँ और सीधे मैं पहले कुछ चैप्टर की कुछ मैं बातें आपके साथ कर लूँ। उसके बाद मैं रिवीजन शुरू करता हूँ। देखिए, सबसे पहला ये जो चैप्टर है ऑडिट का, चैप्टर नंबर 9, ऑडिट ऑफ डिफरेंट एंटिटीज। ये जो चैप्टर है इसकी कुछ दो बातें मैं आपके साथ पहले तो करना चाहता हूँ। पहली बात ये है कि इसका वेटेज है हाँ, इसका वेटेज है 12 to 14 मार्क्स। ठीक है, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैं आपको एक बार हाईलाइट करा दूंगा लास्ट में। जो लास्ट जो वीडियो डालूंगा ना इस चैप्टर का, उसमें मैं हाईलाइट करा दूंगा। सो सॉरी। उसके बाद है काफी वास्ट कंटेंट है। ठीक है, और ध्यान रखिएगा इसमें एक जो टॉपिक है लीजेस वाला और आई थिंक एक हायर परचेज वाला, वो मैं कवर नहीं कराऊंगा क्योंकि वो चीजें आपके ऑलरेडी अलग सब्जेक्ट्स में कवर हो जाती हैं। जैसे लीजेस तो आपका एफएम में कवर हो जाता है, हायर परचेज आपका अकाउंट्स में कवर हो जाता है। तो ये चीजें मैं कवर नहीं कराऊंगा, ये चीज आपको ध्यान रखने से मैं पहले से ही आपको बता दे रहा हूँ। तो मैंने क्या क्या बातें की कि वेटेज इसका 12 to 14 मार्क्स है, ये आपको ध्यान रखना है। तो कहीं से भी ये चैप्टर छोड़ने वाला नहीं है, वास्ट कंटेंट है। और मैं पहले बता दूं ये जो दो टॉपिक हैं लीजेस और हायर परचेज, ये मैं आपको नहीं कराऊंगा क्योंकि ये चीजें ऑलरेडी आपके एफएम और अकाउंट्स में कवर हो जाती है। इनकेस फिर भी आपको डाउट है या जो भी है तो आप, मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर पहले ही दे दिया है, आप उसमें मुझसे अपने डाउट्स शेयर कर सकते हैं। चलिए ठीक है, तो फाइनली मैं शुरू कर रहा हूँ चैप्टर नंबर 9, स्पेशल फीचर्स ऑफ ऑडिट ऑफ डिफरेंट एंटिटीज। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये एक्सपेक्ट मत कीजिएगा कि इसी वाली वीडियो में जो सारा चैप्टर खत्म हो जाए, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है। अब मैं वैसा करूंगा भी नहीं क्योंकि फिर आपको भी कुछ समझ में नहीं आएगा।
ठीक है, तो पहला टॉपिक है गवर्नमेंट ऑडिट। ध्यान रखिएगा, गवर्नमेंट ऑडिट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, पहली बात, अगर आप चैप्टर का नाम समझो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटीज, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटीज का क्या मतलब है कि हम इसमें कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस की ऑडिट सीखने वाले हैं, जैसे होटल है, ठीक है, सिनेमा है, ठीक है, फिर आपका गवर्नमेंट ऑडिट है, फिर आपका लोकल बॉडीज की ऑडिट है, फिर आपका क्लब की ऑडिट है, फिर आपका स्कूल्स की ऑडिट है, फिर आपकी एनजीओ की, कई सारे टॉपिक्स हैं इसमें, कई सारे ट्रस्ट, एनजीओ, ठीक है, कई सारे टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो जिसमें से ये वाला टॉपिक जो है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं आपको बता दूंगा, मैं आपको जैसे जैसे रिवाइज करते हुए चलूंगा ना, वैसे वैसे मैं आपको मार्क कराते हुए चलूंगा, ठीक है ना। तो ये टॉपिक आपका एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से करते हैं। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं गवर्नमेंट ऑडिट के साथ। बैकग्राउंड क्या है, देखिए, देखिए बैकग्राउंड क्या है इसका। इस वाले पीपीटी में, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये पीपीटी आपकी आईसीआई मैट से पूरी कॉपी है। कुछ भी मेरे तरफ से नया कंटेंट कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा स्टैंडर्डाइज फॉर्म में जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है, बस मैंने वही इसमें लिखे हैं, ठीक है, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आपको नोट्स बनाने की जरूरत भी नहीं है, इसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहली बात क्या है, गवर्नमेंट ऑडिट की जरूरत क्यों पड़ी? ताकि हम अकाउंटेबिलिटी स्टैब्लिश कर सकें। क्या स्टैब्लिश कर सकें? अकाउंटेबिलिटी स्टैब्लिश कर सकें। एक सेकंड रुकिएगा। हाँ, ठीक है, अकाउंटेबिलिटी स्टैब्लिश कर सकें, उसके बाद है, फिर इसके पीछे का एक आइडिया ये था कि कोई भी खर्चा बिना पार्लियामेंट में वोट हुए नहीं होना चाहिए, और जो भी खर्चा हो रहा है वो फ्रॉम सीएफआई फंड ऑफ इंडिया या सीएफआई फंड ऑफ स्टेट होना चाहिए, ठीक है। तो क्या क्या बातें सुन लीजिएगा। देखिए, गवर्नमेंट, हम लोग पहला टॉपिक पढ़ रहे हैं गवर्नमेंट ऑडिट। गवर्नमेंट ऑडिट, गवर्नमेंट की ऑडिट, तो गवर्नमेंट की ऑडिट क्यों जरूरी है? ताकि एक अकाउंटेबिलिटी स्टेब्लिश हो सके, अकाउंटेबिलिटी। दूसरा क्या है कि ताकि एक एडमिनिस्ट्रेशन या एक कंट्रोल भी रखा जा सके, या ये चीज इंश्योर हो सके कि जो भी खर्चा हुआ है वो पार्लियामेंट में प्रीवियसली वोट हुआ था, ठीक है। मतलब वो खर्चा सरप्राइज नहीं होना चाहिए, वो खर्चा बिना किसी सैंक्शन के नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपको उसको पहले पास कराना पड़ेगा, लोगों की सहमति लेनी पड़ेगी, लोगों का अप्रूवल लेना पड़ेगा, ठीक है, और लोगों को इसके बारे में बताना पड़ेगा। अच्छा, अब जैसे मैंने बोला कि ये सारे खर्चे कहाँ से होंगे, ये सारे खर्चे होंगे सीएफआई फंड से, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आते हैं सीएफआई फंड क्या है। तो एज पर आर्टिकल 266, सीएफआई फंड मतलब एक ऐसा फंड जिसमें डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस, यहां से पैसे आते हैं। सरकार ने जो लोन लिया, ऑब्वियसली बाहर से या कहीं से भी, वहां से पैसे आते हैं। और सरकार ने अगर किसी को लोन दिया होगा तो उसका रीपेमेंट देखिए, मैं आपको फिर से लिख के समझा रहा हूँ, ठीक है। मैं थोड़ा थोड़ा बीच बीच में नोट्स भी बनाता हुआ चलूंगा। एक सेकेंड। ठीक है, चलिए तो देखिए, पहले मैंने क्या बोला, छोटा छोटा नोट्स बनाते हुए चलूंगा आपके लिए। हम लोग पहला टॉपिक पढ़ रहे हैं गवर्नमेंट ऑडिट, ठीक है। गवर्नमेंट ऑडिट, पहली चीज क्या है, गवर्नमेंट ऑडिट कराना क्यों जरूरी है? बिल्कुल शॉर्ट शॉर्ट में लिख रहा हूं, अकाउंटेबिलिटी के लिए। पहली चीज अकाउंटेबिलिटी के लिए। दूसरी चीज, ताकि ये इंश्योर हो सके कि कोई भी खर्चा ऐसा ना हुआ हो कि जिसकी वोटिंग ही ना हुई हो। कहां पे? पार्लियामेंट में। तो हम ये चीज भी इंश्योर करेंगे, पार्लियामेंट, ठीक है। और जो भी खर्चे होंगे वो सीएफआई फंड ऑफ इंडिया या फिर स्टेट से होंगे। अब क्वेश्चन ये आता है, सीएफआई फंड क्या है? तो सीएफआई फंड बनाया गया एज पर आर्टिकल 266। ये देखिए, एज पर आर्टिकल 266, और इसमें पैसे कहां कहां से आते हैं, सोर्सेस क्या क्या हैं? तो देखिए, इसके सोर्सेज हैं, सरकार जो हमसे डायरेक्ट टैक्स लेती है,
सरकार जो हमसे डायरेक्ट टैक्स लेती है, फिर जो सरकार हमसे इनडायरेक्ट टैक्स लेती है, मैं सीधे इनडायरेक्ट टैक्स लिख रहा हूं क्योंकि जीएसटी स्पेसिफिक हो जाएगा, तो मैं सीधे इनडायरेक्ट टैक्स लिख रहा हूं। उसके बाद लोन्स जो सरकार ने लिए होंगे, और फिर रीपेमेंट, जैसे सरकार ने किसी को लोन दिया होगा ना, तो उसका रीपेमेंट सरकार को आया होगा, तो वो भी पैसा सीएफआई फंड में ही आता है। देखिए मैंने क्या बोला, गवर्नमेंट ऑडिट कराना क्यों जरूरी है, ताकि अकाउंटेबिलिटी स्टैब्लिश हो सके। दूसरा, कोई भी खर्चा बिना वोटिंग के नहीं होना चाहिए, ठीक है। तीसरा, खर्चे कहां से होने चाहिए, सीएफआई फंड ऑफ इंडिया, ठीक है, और या फिर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, ठीक है। और ये बनाया गया है एज पर आर्टिकल 266, ठीक है। इसमें पैसे कहाँ कहाँ से आते हैं, सोर्सेस क्या क्या है, डायरेक्ट टैक्स से आते हैं, डायरेक्ट टैक्स आपको पता है, इनडायरेक्ट टैक्स लोन जो सरकार ने लिए होंगे, या फिर रीपेमेंट। जैसे डायरेक्ट टैक्स में आपका क्या आ गया, इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, ये सब आपके डायरेक्ट टैक्स हो गए। इसमें आपका जीएसटी, वैट, एक्साइज, ये सारी चीजें आ गई, ठीक है। ये सब लोन्स वगैरह हैं, ठीक है। तो आई थिंक इसमें ये स्लाइड आपकी क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं, अब बैकग्राउंड की बात करते हैं। बैकग्राउंड ये है कि कोई भी जो खर्चा है, आफ्टर द एक्सपेंडिचर हैज बीन इनकर्ड एंड अकाउंट्स आर क्लोज्ड, तो फिर उस अकाउंट्स की स्क्रूटिनी पब्लिक अकाउंट कमिटी करती है। अभी पब्लिक अकाउंट कमिटी कौन है, पब्लिक अकाउंट कमिटी इज अ कमिटी of a selected members of parliament constituted by the parliament of India for the purpose of auditing the revenue and expenditure। तो सिंपल सी बात है, इसमें कुछ लिखने वाली खैर बात भी नहीं है। तो जो भी खर्चे हो रहे हैं, तो एक अकाउंट्स बनेगा, अकाउंट्स क्लोज होगा, फिर एक एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा, ठीक है। तो उसकी स्क्रूटनी कौन करेगा, पब्लिक अकाउंट कमिटी, ठीक है। इस कमिटी में कौन होंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपीज, ठीक है। एमपीज होंगे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसको आप सांसद बोलते हो, ठीक है। तो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होंगे जो क्या करेंगे, इस रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर की ऑडिट करेंगे, ठीक है। अच्छा, पहले क्या होता था, अब जैसे पहले क्या होता था, पहले पहले सरकार का जो रेवेन्यू सोर्स था वो काफी कम था। तो पहले हम लोग खर्चे ज्यादा करते थे, हमारे रेवेन्यू बहुत कम होते थे। बट अब क्या है, थोड़े थोड़े, मैं अभी भी ये नहीं बोलूंगा कि सरकार के रेवेन्यू बढ़ गए, एक्सपेंडिचर अभी भी ज्यादा है, बट रेवेन्यू थोड़ा थोड़ा बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि पहले जो गवर्नमेंट ऑडिट होती थी वो सिर्फ एक्सपेंडिचर ओरिएंटेड होती थी, बट बट अब क्या है, सिंस ही अब जीएसटी कलेक्शन अगर आप देखो, अब लोगों का जो अवेयरनेस है रिगार्डिंग द इनकम टैक्स एंड आईटीआर, तो अब आप देखो ना, आईटीआर लोग कितना फाइल करने लग गए हैं, ठीक है। तो अब क्या है, सरकार का जो टैक्स कलेक्शन है वो भी एक तरीके से बढ़ना शुरू हो गया है। तो अब ऑडिटिंग जब होती है, तो ये वाला भी एस्पेक्ट देखा जाता है कि नहीं, हमें रिसीट्स की भी ऑडिट करनी है। पहले जो ऑडिट होती थी वो सिर्फ एक्सपेंडिचर ओरिएंटेड होती थी, ज्यादातर मैं बोल रहा हूँ, ज्यादातर जो सोर्सेज होते थे जो तो वो एक्सपेंडिचर की तरफ ही होते थे ऑडिट में, ठीक है। बस यही बात है और कुछ नहीं है। तो मैंने क्या बोला कि खर्चे होने के बाद पब्लिक अकाउंट कमेटी बनेगी। पब्लिक अकाउंट कमेटी में कौन होगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे, जिसको सांसद बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, ये क्या करेंगे, ये ऑडिट करेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की, ठीक है। पहले क्या होता था, गवर्नमेंट ऑडिट वाज प्राइमरीली एक्सपेंडिचर ओरिएंटेड, बट अब क्या हो गया है, अब थोड़ा सा रिसीट वाला एरिया को भी इंपॉर्टेंस दिया जाता है। अब गवर्नमेंट ऑडिट की डेफिनेशन क्या है, तो गवर्नमेंट ऑडिट की डेफिनेशन है, सर, गवर्नमेंट ऑडिट इट इज एन ऑब्जेक्टिव, सिस्टमैटिक एंड प्रोफेशनल एग्जामिनेशन किसका, ऑफ अ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन एंड अदर ऑपरेशन। तो ये क्या है, सर, हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव, सिस्टमैटिक और प्रोफेशनल एग्जामिनेशन कर रहे हैं ऑफ अ पब्लिक एंटिटी, ठीक है। किस लिए कर रहे हैं, मेड सब्सिक्वेंटली फॉर द पर्पस ऑफ इवैल्यूएटिंग एंड वेरीफाइंग। हम यहाँ पे कुछ इवैल्यूएट कर रहे हैं, कुछ वेरीफाई कर रहे हैं, क्या, ठीक है। फिर हम उसमें रिपोर्ट कर रहे हैं, उसमें अपनी फाइंडिंग्स को लेकर, रिकमेंडेशंस को लेकर, ठीक है, और अपना ओपिनियन दे रहे हैं, ठीक है। तो क्या क्या बातें सुनिए, इंपॉर्टेंट क्या क्या है, सुन लीजिएगा। जैसे आपने ऑडिट की डेफिनेशन पढ़ी होगी, ऑडिट इट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। तो ये तो टर्म बहुत इजी है। तीन टर्म और ऐड हो गया, ऑब्जेक्टिव, सिस्टमैटिक और प्रोफेशनल, ठीक है। तीन टर्म ऐड हो गया, कुछ सेंस नहीं बनता था, क्योंकि ऑडिट ऑब्जेक्टिव बेसिस पे होती है, प्रोफेशनल बेसिस पे होती है, सिस्टमैटिक, बट ठीक है, इनको थोड़ा सा लेंथी करना था, तो इसलिए इन्होंने स्ट्रेच कर दिया, ठीक है। अच्छा, ऑडिट यहाँ पे किसकी हो रही है, प्राइवेट कंपनी की नहीं, पब्लिक कंपनी की या पब्लिक एंटिटी की। क्यों हो रही है, ताकि हम उसको इवेल्युएट कर सके, उस मतलब उस एंटिटी को, उस ऑर्गेनाइजेशन को इवेल्युएट कर सकें और एक रिपोर्ट सबमिट कर सकें, जिसमें हम अपनी फाइंडिंग्स को और अपने रिकमेंडेशंस को प्रेजेंट कर सकें, और एक प्रॉपर ओपिनियन दे सकें ऑन दी फेयरनेस। तो जो जो चीजें मैंने हाईलाइट किया, बस उतना भी आप ध्यान रखोगे ना, तो बहुत है, बहुत है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि गवर्नमेंट ऑडिट क्या है, ऑब्जेक्टिव, सिस्टमैटिक, प्रोफेशनल और इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन।
किसका? प्राइवेट एंटिटी नहीं, पब्लिक एंटिटी। ठीक है, हम लोग गवर्नमेंट ऑडिट पढ़ रहे हैं तो पब्लिक एंटिटी। क्यों सर? ताकि हम उनको इवेल्युएट और वेरीफाई कर सकें, रिपोर्ट सबमिट कर सकें, फाइंडिंग्स अपनी बता सकें, रिकमेंडेशंस बता सकें और प्रोफेशनल ओपिनियन दे सकें। देखिए मैं बहुत स्लो चल रहा हूँ, ठीक है, इतनी देर में तो शायद मैं 20-25 स्लाइड तक पहुंच जाता, लेकिन मैं स्लो चलो, मैंने पहले ही बोला कि मेरे थोड़े जो रिविजन्स होते हैं, मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि उसमें कुछ अपने इंसाइट्स, कुछ अपने नोट्स जो भी हैं वो शेयर कर सकूँ आपके साथ। तो ये था हमारा गवर्नमेंट ऑडिट की डेफिनेशन। ठीक है, 1 मिनट में दे रहा हूँ आपको, जो मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, 1 मिनट, ऊपर तो कुछ नहीं था, हाँ ये एक बार इसको आप देखिए, एक बार गो थ्रू करिए इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 6 स्लाइड पे आते हैं। ऑब्जेक्टिव कैसा, गवर्नमेंट ऑडिट क्यों करा रहा है? पहले तो पब्लिक फंड्स की अकाउंटिंग करने के लिए, कहाँ से पैसा आया, कहाँ पैसा गया, अप्रेजल करने के लिए, मतलब उसको इवेल्युएट करने के लिए। उसके बाद कुछ अगर 19-20 कुछ अगर कमी रही है तो फिर करेक्टिव एक्शंस लेने के लिए। तो सिंपल सी 3 बातें। सर हम लोग गवर्नमेंट ऑडिट क्यों करा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है? तो उसकी अकाउंटिंग करने के लिए, उसको अप्रेस करने के लिए, मतलब इवेल्युएट करने के लिए, और तीसरा करेक्टिव एक्शंस लेने के लिए। अच्छा जी, अब हम लोग पढ़ रहे हैं सीएजी के बारे में। ठीक है, अब यहाँ से एंट्री होती है सीएजी, लीगल फ्रेमवर्क एंड कंट्रोल एंड ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया। आपने चैप्टर 1 में पढ़ा होगा कि जैसे आपने पढ़ा होगा सोल प्रोप्राइटरशिप में ऑडिट कौन करता है? सोल प्रोप्राइटर, सॉरी अपॉइंट कौन करता है? सोलो प्रोप्राइटर हिमसेल्फ। पार्टनरशिप में पार्टनर्स, एलएलपी में डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, लेकिन गवर्नमेंट कंपनीज में आपने सुना होगा सीएजी। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ से चीजें इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान रखना है यहाँ से। मैं भी एक बार हाईलाइटर, यहाँ से अब चीजें इंपॉर्टेंट है, सुन लीजिएगा। सीएजी का अपॉइंटमेंट और रिमूवल की यहाँ पे बात हो रही है। तो सीएजी को अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लेकिन एक चीज मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूं, एंड रिकमेंडेड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट साहब और रिकमेंड करते हैं प्राइम मिनिस्टर जी। ठीक है, और आप इनको नहीं हटा सकते हो एक्सेप्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रूवन मिसबिहेवियर, मतलब किसी शक की बुनियाद पर आप इनको नहीं हटा सकते हो। ठीक है, वो मिसबिहेवियर प्रूवन होना चाहिए। देखिए इंपॉर्टेंट चीज है, प्रूवन, प्रूव होना चाहिए। ठीक है, शक के बिहाफ पे आप नहीं हटा सकते हो। और हटाने के लिए भी देखो, अगर अगर हटाना भी है, ठीक है, तो ओनली व्हेन ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट डिसाइड्स टू वोट बाय मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर्स। ठीक है, ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट मतलब लोकसभा और राज्यसभा। एक सेकंड, क्या हो गया? हाँ, लोकसभा, राज्यसभा थोड़ी अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट होती है, तो लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, इसमें लोकसभा में हम जिनको इलेक्ट करते हैं वो यहाँ पे बैठते हैं, और राज्यसभा में इनके इलेक्टेड मेंबर्स यहाँ बैठते हैं। मतलब हमने जिनको इलेक्ट किया वो लोकसभा में बैठते हैं, और लोकसभा में जो लोग बैठते हैं वो इलेक्ट करते हैं कि राज्यसभा में कौन बैठेगा। खैर ठीक है, ये सब चर्चा नहीं करते हैं। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अपॉइंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। रिकमेंड कौन करेगा? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, और अगर इनको हटाना भी है तो प्रूवन मिसबिहेवियर होना चाहिए, और साथ ही साथ ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट में वोट होगा। ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट में, मैं हाईलाइट भी कर दे रहा हूं, ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट में वोट होगा। ठीक है, और साथ ही साथ नॉट लेस देन 2/3, मतलब मेजोरिटी वोटिंग होनी चाहिए। नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर्स, मतलब जितने लोग भी वहां प्रेजेंट हैं उसमें से नॉट लेस देन 2/3
उतना वोट होना चाहिए कि भाई हाँ सीएजी को हटाना है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट था। एक सेकंड रुकिएगा। हेलो, माइक चेक, माइक चेक। ठीक है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट था। अपॉइंट करेंगे प्रेसिडेंट, रिमूव करेंगे, सॉरी, रिकमेंड करेंगे प्राइम मिनिस्टर जी। आप उनको किसी शक की बुनियाद पर नहीं हटा सकते हो। हटाने के लिए प्रूवन मिसबिहेवियर होना चाहिए या फिर इनकैपेसिटी होनी चाहिए, प्रूवन। ठीक है, और उसके बाद हटाने के लिए भी ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट में वोट होगी और नॉट लेस देन 2/3 लोगों ने वोट करना चाहिए कि भाई इनको हटाना है। अच्छा, क्वेश्चन ये आता है सर इनका टेन्योर कितना होगा, ड्यूरेशन कितना होगा। तो खैर एज सच टेन्योर के बारे में तो कुछ नहीं लिखा है, कुछ बस फिक्स टेन्योर ऐसा कुछ लिखा है। ठीक है ना, एक चीज यहाँ पे ये मेंशन्ड है कि इनकी सैलरी बराबर होगी सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होगी इनकी सैलरी। आई थिंक इनकी सैलरी कुछ होती है 3 लाख रुपीज पर मंथ और प्लस परक्यूजिट्स और प्लस पावर अलग। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर इनकी सैलरी होगी। ठीक है, टेन्योर ऐसा कुछ नहीं है, बस फिक्स कुछ टेन्योर लिखा है। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है, फिक्स टेन्योर होगा इनका। इनका फिक्स टेन्योर होगा और उसके बाद सैलरी इनको मिलेगी सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं। आर्टिकल 149, आर्टिकल 150 और 151। ठीक है, अब सुन लीजिएगा। आर्टिकल 149 बात करता है कि सीएजी की ड्यूटीज एंड पावर्स क्या होंगी। सिंपल सी, मैं फटाफट कर रहा हूं इसको। 150 बात करता है कि सीएजी किस अकाउंट्स में, किस अकाउंट्स में या किस फॉर्मेट में प्रेसिडेंट के सामने उसको रखेगा। और तीसरा 151 बात करता है कि ऑडिट, सीएजी अपनी ऑडिट रिपोर्ट प्रेसिडेंट को सबमिट करेगा और वो ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट में, मतलब हाउस ऑफ पार्लियामेंट के सामने रखी जाएगी, पढ़ी जाएगी एक तरीके से। ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 149 बात करता है पावर्स की, ड्यूटीज एंड पावर्स की बात करता है कि सीएजी की ड्यूटी क्या होगी, पावर क्या होगी, ड्यूटी क्या होगी और पावर क्या होगी। 150 बात करता है कि प्रोवाइड दैट द अकाउंट्स ऑफ द यूनियन एंड स्टेट शैल बी केप्ट इन सच फॉर्म एज द प्रेजेंट में। मतलब 150 बात करते हैं कि किस अकाउंट्स में या किस तरीके के अकाउंट्स में या अकाउंट्स का फॉर्मेट क्या होना चाहिए। और लास्ट में बात करते हैं 151 कि सीएजी सबमिट करेगा रिपोर्ट प्रेसिडेंट को, क्योंकि प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए अपॉइंट किसने किया था, प्रेसिडेंट ने। तो हम सबमिट भी किसको करेंगे, प्रेसिडेंट को। लेकिन प्रेसिडेंट फिर आगे क्या करेगा, उसको हाउस ऑफ पार्लियामेंट के सामने रखेगा। अब कैग जी की ड्यूटीज क्या है। सबसे पहला, सारे यूनियन एंड स्टेट्स के अकाउंट्स को कंपाइल और सबमिट करना। फिर कुछ जनरल प्रोविजंस है कि हम सीएफआई फंड के सारे खर्चों की ऑडिट एंड रिपोर्ट करेंगे। जो भी यूनियन स्टेट्स जो भी पब्लिक अकाउंट्स हैं उनके ट्रांजेक्शन्स की ऑडिट करेंगे, रिपोर्ट करेंगे। जो भी गवर्नमेंट कंपनीज हैं उनके ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड पीएनएल्स की ऑडिट और रिपोर्ट करेंगे। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या क्या है कि सर हम ऑडिट और रिपोर्ट करेंगे उन सारे खर्चों की जो सीएफआई फंड से किए गए हैं। हम ऑडिट और रिपोर्ट करेंगे उन सारे ट्रांजेक्शन्स की जो यूनियन और स्टेट्स को रिलेट करते हैं। हम ऑडिट और रिपोर्ट करेंगे उन सारे गवर्नमेंट कंपनीज के ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग और पीएनएल अकाउंट की। ठीक है, अच्छा, एक सेकेंड। ठीक है, कहीं भी आपको कुछ भी डाउट हो, ठीक है ना, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, मुझे जहां लगता है कि नहीं बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रेच करने की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट जा रहा हूँ। ठीक है, ये हमारे सीए जी हैं, क्या नाम है, संजय मूर्ति। ठीक है, ओके। तो हमारा टॉपिक क्या था, एक सेकंड। हाँ, ड्यूटीज ऑफ कैग। ड्यूटीज ऑफ कैग कहाँ मेंशन है ये मत भूलिएगा, आर्टिकल 149 में। तो हम अभी आर्टिकल 149 कर रहे हैं। ठीक है,
तो ये ड्यूटी तो हो गई कि सर सारे यूनियन स्टेट्स के अकाउंट्स कंपाइल और सबमिट करना है। तो कुछ प्रोविजंस है सीएफआई फंड में क्या क्या खर्चे हुए, वो सारे उसके ऑडिट रिपोर्ट करनी है। यूनियन और स्टेट्स को लेकर जो भी ट्रांजेक्शन हुए, ठीक है, मतलब उनको क्या कितना पैसा दिया गया, कितना बजट पास किया गया, उसके ऑडिट रिपोर्ट करना है। और फिर जितने गवर्नमेंट कंपनीज है उनका ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, उसकी ऑडिट और रिपोर्ट करना है। अच्छा, उसके बाद और क्या क्या ड्यूटीज हैं, तो ऑडिट ऑफ रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर। अगर किसी भी व्यक्ति को या किसी भी अथॉरिटी को किसी भी तरीके से फाइनेंस किया गया है फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जो अभी हमने पढ़ा था कुछ टाइम पहले, आर्टिकल 266, याद कीजिए। तो अगर किसी भी व्यक्ति या किसी भी संस्था को सब्सटेंशियली फाइनेंस किया है बाय वे ऑफ ग्रांट और लोन, ठीक है, तो फिर सीएजी क्या करेगा? सीएजी, देखिए, सीएजी may audit all the receipts and expenditure of that body or authority, ठीक है। तो किसी भी, देखिए, एनीबडी या अथॉरिटी, ठीक है, किसी को भी अगर अच्छा खासा सीएफआई फंड से सब्सटैंशियली फाइनेंस किया गया है, तो फिर सीएजी फिर उस इंडिविजुअल की या उस अथॉरिटी की ऑडिट करेगा, ठीक है। फिर ऑडिट ऑफ ग्रांट्स एंड लोन्स, ठीक है। तो किसी भी अगर स्पेसिफिक पर्पस के लिए सीएफआई फंड से कोई ग्रांट या लोन दिया गया है तो सीएजी उसकी ऑडिट करेगा। यूनियन स्टेट्स की सारी रिसीट्स की ऑडिट करेगा। फिर सारे स्टोर्स एंड इन्वेंट्रीज की ऑडिट करेगा। गवर्नमेंट कंपनीज और गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन की ऑडिट करेगा, ठीक है। तो आई थिंक इसमें कुछ ज्यादा था नहीं। अब सीधे आते हैं, ड्यूटीज खत्म हो गए, पावर्स पे आते हैं। तो नंबर 1 पावर ये है कि वो इंस्पेक्ट कर सकता है ऑब्वियसली अकाउंट्स अंडर द कंट्रोल ऑफ द यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट। फिर रिक्वायर कर सकता है, देखो इंस्पेक्ट करेंगे तो हमें कुछ हो सकता है, कुछ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ जाए। हम जैसे इंस्पेक्शन कर रहे हैं, फिर हमको लगा कि नहीं यहाँ पे ये चीज कमी है, तो हम उनसे बोल सकते हैं कि आप हमें ये चीज अवेलेबल कराइए। फिर मान लेते हैं उन्होंने अवेलेबल कराया, तो हो सकता है हमें उसमें वो चीज सेटिस्फैक्ट्री ना लगे, तो हम इस पर क्वेश्चन मार्क और ऑब्जर्वेशंस पुट अप कर सकते हैं। और लास्ट में फिर हमको लगता है यार नहीं कुछ तो गड़बड़ है, तो हम ऑडिट के भी डायरेक्शन दे सकते हैं। तो क्या क्या है सुन लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। पावर्स ऑफ कैग। तो नंबर 1 ये है, कैग की पहली पावर ये है कि वो अकाउंट्स किसी भी समय पे इंस्पेक्ट कर सकता है। दूसरी चीज, उनसे कोई भी अकाउंट्स बुक्स पेपर मांग सकता है। उसके बाद मांगे हुए बुक्स पेपर्स पे क्वेश्चन मार्क पुटअप कर सकता है। सेटिस्फाइड नहीं होता है तो ऑडिट करा सकता है, ठीक है। एक बार मैं 1 मिनट दे रहा हूं, आप इसको एक बार देखिए, इंपॉर्टेंट है। चलिए, ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको कुछ टाइम पहले बोला था कि गवर्नमेंट ऑडिट वाज इनिशियली एक्सपेंडिचर ओरिएंटेड। तो अब एक्सपेंडिचर ऑडिट को पढ़ते हैं। अब एक्सपेंडिचर ऑडिट मतलब जो सरकारी खजाने से जो खर्चे होते हैं, वो वो खर्चे या उस खर्चे की ऑडिट 5 तरीके से या 5 एस्पेक्ट में बाइफरकेटेड है। देखिए, बात को समझिएगा। गवर्नमेंट ऑडिट का आज भी मेजॉरिटी हिस्सा एक्सपेंडिचर ओरिएंटेड है, आज भी मेजॉरिटी हिस्सा।
ठीक है, पहले अगर 90-10 होता था या 80-20 होता तो आज 70-30 हो गया है, 60-40 हो गया है। बट आज भी मेजोरिटी हिस्सा एक्सपेंडिचर ही है ऑडिट का। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर को डिफरेंट 5 एस्पेक्ट में बांटा गया है। ठीक है, तो पहले ये हम ऑडिट ये करते हैं कि क्या वो खर्चा एज पर द रूल्स एंड ऑर्डर हुआ है क्या। दूसरा हम ये ऑडिट करते हैं क्या वो खर्चा सैंक्शन था, मतलब ऑथराइज था, अप्रूव था। क्या उस खर्चे के लिए पहले से प्रोविजन या पहले से होता ना पैसा सेट असाइड किया गया था, उसकी पहले से प्लानिंग हुई थी क्या। क्या वो खर्चा इस तरीके से खर्चा हुआ है कि वो पैसा हमारा है, मतलब वो पैसा अवॉइडेबल तो नहीं था, वो खर्चा इनइफेक्टिव तो नहीं था, और क्या उस खर्चे से लोगों को लाभ हो रहा है, पब्लिक पब्लिक इंटरेस्ट में वो खर्चा हुआ है कि नहीं हुआ है। ऐसा तो नहीं कि सिर्फ हमारे ही बंदे, हमारे ही बच्चे या हमारे ही रिलेटेड पार्टीज उसका बेनिफिट ले रहे हैं। स्कूल बना है तो बच्चे जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, हॉस्पिटल बना है तो आम जनता को बेनिफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो एक्सपेंडिचर ऑडिट 5 पार्ट्स में कवर्ड है और ये भी इंपॉर्टेंट एरिया है। पहले हम ये चेक करेंगे वो खर्चा एज पर द रूल्स एंड ऑर्डर्स था कि नहीं था। दूसरा, क्या वो खर्चा सैंक्शन था, मतलब अप्रूव था। क्या उसका आपने प्रोविजन बनाया था, पहले से प्लानिंग की थी। क्या वो खर्चा अवॉइडेबल तो नहीं था, इनइफेक्टिव तो नहीं था। और क्या उस खर्चे के बाद लोगों को रिजल्ट मिला, क्या लोग उससे लाभ उठा रहे हैं कि नहीं उठा रहे हैं। देखिए, मेन बात क्या है कि सरकारी खर्चे से लोगों को लाभ होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि सरकार इसलिए बनती ही है। तो पहला चीज ये निकल के आती है ऑडिट अगेंस्ट रूल्स एंड ऑर्डर। ठीक है, तो बेसिक चीजें हैं कि हम यहाँ पे ये इंश्योर कर रहे हैं कि जो एक्सपेंडिचर है वो कंफर्म करें टू द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस। दूसरी बात, इज इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स रेगुलेशंस एंड ऑर्डर्स इशूड बाय अथॉरिटीज। और ये क्वाजी जुडिशियल टाइप ऑफ वर्क है। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखिए, एक होता है जुडिशियल टाइप ऑफ वर्क। जुडिशियल टाइप ऑफ वर्क का मतलब ये हो गया जैसे जज। अब जज का काम दो चीज का होता है। पहला तो इंटरप्रिटेशन करना, लॉ को इंटरप्रेट करना, और फिर अपना वर्डिक्ट पास करना। तो एक जज के दो काम होते हैं। देखिए, जुडिशियल काम क्या होता है कि किसी भी लॉ को या किसी भी प्रोविजंस को इंटरप्रेट करना और फिर उसको उसका वर्डिक्ट पास करना। हम एज एन ऑडिटर हम सिर्फ इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं, वर्डिक्ट पास नहीं कर सकते। इस वजह से क्वाजी क्वाजी मतलब सेमी या हाफ, तो हम सिर्फ हाफ काम कर रहे हैं, तो इसलिए ये क्वाजी जुडिशियल काम है। हम सिर्फ यहाँ पे रूल्स एंड ऑर्डर्स जो पहले से बनाए गए हैं, जो पहले से ऑथराइज नहीं है, जो पहले से इन एक्शन है, हम बस उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं और उसके हिसाब से देख रहे हैं क्या वो खर्चा उस रूल्स एंड ऑर्डर्स के हिसाब से था कि नहीं। बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं। उसके बाद ये गवर्नमेंट का फंक्शन है कि ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फ्रेम करे। और उसके बाद जो भी है, ठीक है, ये हमारा काम नहीं है कि हम रूल्स एंड रेगुलेशंस को एक तरीके से प्रिस्क्राइब करेंगे। हमारा सिर्फ काम है रूल्स एंड रेगुलेशंस को इंटरप्रेट करना और ये देखना कि क्या वो खर्चा उस हिसाब से हुआ है कि नहीं हुआ है। हमारा ये काम नहीं कि हम रूल्स रेगुलेशंस को बनाने बैठे। ठीक है ना, ये चीज है। तो ध्यान रखिएगा, ये क्वासी जुडिशियल है, मतलब पूरी तरीके से जुडिशियल नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे वर्डिक्ट पास नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। दूसरा है ऑडिट ऑफ सैंक्शन। तो बहुत ईजी, नाम से क्लियर है, सैंक्शन। तो हम बस यहाँ पे ये चेक कर रहे हैं कि जो खर्चे हुए हैं, जो एक्सपेंडिचर हुए हैं, वो सैंक्शन थे कि नहीं थे। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट बात, सो सॉरी, गर्मी में भी जुकाम लग गया मुझे। थर्ड है ऑडिट अगेंस्ट प्रोविजंस ऑफ फंड। तो बेसिक सी बातें हैं कि जो खर्चा आपने किया है, क्या उस खर्चे के लिए पहले से आपने प्लानिंग की थी, क्या कुछ फंड्स सेट असाइड किए थे क्या। तो एक्सपेंडिचर हैज बीन इनकर्ड फॉर विच द ग्रांट एप्रोप्रिएटेड प्रोवाइड। ठीक है, तो वही चीज है। ठीक है, हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, प्रोपराइटी ऑडिट। देखिए, प्रोपराइटी ऑडिट का सिंपल सा मतलब ये है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 10,000 करोड़ रुपए खर्चा किया एक बहुत बड़ा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनवाने के लिए। ठीक है, 10,000 करोड़। ठीक है, और लेकिन मैंने हॉस्पिटल बन गया। ठीक है, लेकिन मैंने हॉस्पिटल शुरू करवाया आफ्टर 5 ईयर्स। 5 ईयर्स तक वो हॉस्पिटल ऐसे ही का ऐसे ही खड़ा रहा। तो यहाँ पे आपके मन में एक आएगा ना, भाई तू बनवाया ही क्यों, 5 साल बाद बनवाते हैं। भाई ऑब्वियसली आएगा। तो मतलब तो यही चीज है, हम लोग यहाँ पे यही ऑडिट कर रहे हैं कि भाई कहीं वो खर्चा अवॉइडेबल तो नहीं था, इनइफेक्टिव तो नहीं था। आपने बनवा तो दिया, लोगों के मन में एक्सपेक्टेशन क्रिएट कर दी, बट आपने उसको शुरू किया 5 साल बाद। ठीक है, तो वही चीज है कि हम यहाँ पे कोशिश करते हैं, ट्राई टू
डिग इन कि भाई वो खर्चा इम्प्रॉपर तो नहीं था, अवॉइडेबल तो नहीं था, इनफेक्टिव तो नहीं था, और वो इन कन्फर्मिटी था कि नहीं था। दूसरा हम यहाँ पे फाइनेंशियल मोरालिटी चेक करते हैं, उस खर्चे की फाइनेंशियल मोरालिटी चेक करते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीजें हैं। उसके बाद है फिर परफॉर्मेंस ऑडिट। मैंने आपको पहले बोला परफॉर्मेंस ऑडिट का मतलब ये है कि जो सरकारी खर्चे हो रहे हैं, जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हो रहा है, क्या उस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से लोगों को बेनिफिट भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसी वजह से इसको बोलते हैं फुल स्कोप ऑडिट। हम यहाँ पे उस खर्चे की इकोनॉमी भी चेक करते हैं, उस खर्चे की इफेक्टिवनेस भी चेक करते हैं, उस खर्चे की परफॉर्मेंस भी चेक करते हैं। हम यहाँ पे ये भी चेक करते हैं कि जो भी हमने फाइनेंशियल रिसोर्सेज, मतलब जो भी सरकारी दफ्तर ने जो भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज या फिजिकल रिसोर्सेज एक्वायर किया है, क्या वो इकोनॉमिकल वे में एक्वायर किया था क्या। दूसरा, इफेक्टिव इफेक्टिव का मतलब ये है क्या वो प्रोग्राम्स, वो प्रोजेक्ट्स परफॉर्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं एज पर दी टारगेट्स, एज पर दी ऑब्जेक्टिव्स। और उसके बाद फिर हम यहाँ पे एग्जामिनेशन करते हैं, एफिशिएंसी कम परफॉर्मेंस ऑडिट। ठीक है, तो इसको बोलते हैं फुल स्कोप ऑडिट। हम यहाँ पे एफिशिएंसी, इकोनॉमी और इफेक्टिवनेस तीनों चीजें चेक करते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे तीनों चीजें चेक करते हैं। इकोनॉमी का मतलब क्या है कि क्या जो भी हमने रिसोर्सेज एक्वायर किए हैं वो इकोनॉमिकल वे में, सस्ते वे में एक्वायर किए हैं कि नहीं। इफेक्टिव का मतलब क्या है कि वो क्या वो प्रोग्राम मेरा ऑब्जेक्टिव के हिसाब से काम कर रहा है कि नहीं, ऑब्जेक्टिव को अचीव कर रहा है कि नहीं। और फिर एफिशिएंसी का परफॉर्मेंस ऑडिट मतलब हम यहाँ पे एफिशिएंसी भी चेक कर रहे हैं और साथ ही साथ परफॉर्मेंस भी चेक कर रहे हैं, दोनों चीजें। ठीक है, इसी वजह से इसको बोला जाता है एफिशिएंसी कम परफॉर्मेंस ऑडिट। अब ये तो इजी टॉपिक है, आउट ऑफ रिसीट्स हम यहाँ पे सारे रिसीट्स के ऑडिट कर रहे हैं। तो रेगुलेशन प्रॉपर था कि नहीं था, प्रॉपरली कैरिड आउट है कि नहीं है, एडुकेट चेक्स इम्पोज है कि नहीं है, प्रॉपर अकाउंटिंग रियल टाइम बेसिस पे होती है कि नहीं होती है। फिर यहाँ पे स्टोर्स एंड इन्वेंट्रीज, तो जो भी परचेजेज हैं, रिसीट्स हैं, ठीक है, वो प्रॉपर्ली डिवाइस्ड है कि नहीं, मतलब प्रॉपर्ली फॉर्मुलेटेड है कि नहीं है, कोई डिफिशियंसीज तो नहीं है। जो भी परचेजेस जो सरकारी, जैसे सरकारी स्कूल है, सरकारी हॉस्पिटल है, तो वहाँ पे जो भी परचेजेस होते हैं, इन्वेंट्रीज होती हैं, तो प्रॉपर्ली सैंक्शन थे कि नहीं थी। जो भी आपने प्राइसेस पे किया वो रीजनेबल पे किया है कि नहीं किया, कहीं आपने किसी रिलेटेड पार्टीज को कुछ ज़्यादा तो पे नहीं कर दिया। फिर कॉमर्शियल अकाउंट्स, यहाँ पे डिपार्टमेंट्स की ऑडिट होती है, स्टैट्यूटरी बॉडीज की ऑडिट होती है, गवर्नमेंट कंपनीज की ऑडिट होती है। ठीक है, उसके बाद ये तो आपका लॉ का टॉपिक है, ये आपका लॉ का टॉपिक है कि एज पर सेक्शन 140 सबसेक्शन 5, गवर्नमेंट इन द केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी या एनी अदर कंपनी ओन्ड एंड कंट्रोल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, तो ऐसे केस में सीएजी शैल अपॉइंट द ऑडिटर अंडर सबसेक्शन 5 एंड 7 ऑफ सेक्शन 139। ठीक है, तो ये आपका लॉ का टॉपिक है। अच्छा, ये चीज इंपॉर्टेंट है, पावर टू कंडक्ट सप्लीमेंट्री ऑडिट। ये दो टॉपिक है, उसके बाद फिर हमारा गवर्नमेंट ऑडिट खत्म हो जाएगा, फिर हमारा लोकल बॉडीज शुरू हो जाएगा। तो गवर्नमेंट ऑडिट एक बार के लिए खत्म हो जाएगा। देखिए, एक होता है सप्लीमेंट्री ऑडिट, एक होता है टेस्ट ऑडिट। ठीक है, मैं एक बार के लिए आपको कोशिश करता हूँ चैट जीपीटी से भी इसका डिफरेंस दिखाने के लिए। पहले मैं आपको समझा दे रहा हूँ बहुत इजी लैंग्वेज में कि ये दोनों होता क्या है और डिफरेंस क्या होता है दोनों में। फिर मैं आपको चैट जीपीटी से भी इसका डिफरेंस, फिर आप चाहो तो आप लिख भी लेना उसको। तो इस वाली वीडियो में एक बार गवर्नमेंट ऑडिट तक ही रखेंगे क्योंकि ऑलरेडी 30 मिनट्स एक्सीड हो गया है। अ, ठीक है, तो अभी एक बार ये समझते हैं कि सर ये सप्लीमेंट्री ऑडिट और टेस्ट ऑडिट क्या होती है। एक मिनट रुकिए। देखिए, देखिए दो टर्म है हमारे पास, एक है सप्लीमेंट्री, एक है टेस्ट। देखिए सप्लीमेंट्री का मतलब क्या है, हम लोग जब स्कूल में पेपर देते थे हम लोग बोलते थे ना मैम सप्लीमेंट्री शीट या सप्लीमेंट। तो सप्लीमेंट या सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, एडिशनल, एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑडिट तो हो चुकी थी बट हम ऑडिट से सेटिस्फाइड नहीं है, तो हमने एक एडिशनल ऑडिट और करा ली, इसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री ऑडिट। क्यों होता है, क्या होता है, मैं सब कुछ बताऊंगा, पहले इसका बैकग्राउंड समझिए।
टेस्ट ऑडिट का मतलब ये होता है कि ये एक तरीके से ओवरऑल ऑडिट नहीं है। यहाँ पे हम कोई एरिया ऑडिट करा रहे हैं। जैसे हमने जो है किसी ब्रांच की ऑडिट करा ली, या हमने एसेट्स की ऑडिट करा ली, या हमने सारे एक्सपेंडिचर की ऑडिट करा ली। ये फर्क है दोनों में। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या है कि एक ऑडिट हो चुकी थी भाई साहब, एक ऑडिट हो चुकी थी, बट अब आप उस ऑडिट से सेटिस्फाइड नहीं थे, तो आपने एडिशनल ऑडिट करा ली, मतलब एक्स्ट्रा एडिशनल। टेस्ट का मतलब क्या है कि आपने कहा कि नहीं, एसेट की ऑडिट करानी है, एक्सपेंडिचर की ऑडिट करानी है, अब यहाँ पे ओवरऑल ऑडिट नहीं करा रहे हो, आप यहाँ पे किसी एक चीज को टेस्ट कर रहे हो, टेस्ट। ठीक है। अब मैं आपको एक बार चैट जीपीटी के जरिए समझाता हूँ। ये तो मैंने आप लोग के लिए खोल के रखा था कि इनकेस कुछ रेफरेंस वगैरह कराना होगा, बट आप खुद रेफरेंस कर लेना, मतलब आप खुद आप चेक कर लेना। बिल्कुल मेरी पीपीटी कॉपी पेस्ट है, कुछ भी नया नहीं है। मैंने आपको पहले ही बोल रखा है, इनकेस आपको पीपीटी का एक्सेस चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा अपना नाम और अपना मंथ ऑफ अटेम्प्ट, तो मैं आपको शेयर कर दूंगा। फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें कोई कॉस्ट नहीं है। चलिए एक बार चैट जीपीटी में आते हैं और एक बार इन दोनों का डिफरेंस समझते हैं कि सप्लीमेंट्री ऑडिट और टेस्ट ऑडिट में डिफरेंस क्या होता है। और कंटेंट मेरे आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं तो। और बाकी अपने कुछ वैल्यूबल कमेंट कीजिएगा कि आपको इसमें क्या चीज़ अच्छा लगा और क्या चीज़ हम और इम्प्रूव कर सकते हैं। देखिए मैं अभी बहुत यंग हूँ, ठीक है, तो गलतियाँ मुझसे होंगी, और अ, हर चीज़ में स्कोप होता है इम्प्रूव करने का। तो आपको कुछ भी लगे कि हाँ, ये चीज़ और आप ऐड ऑन कर सकते हो तो बताइएगा मुझे, ठीक है? अ, चलिए तो एक बार इस डिफरेंस को आप पढ़िए और समझिए कि है क्या। देखिए टेस्ट ऑडिट का मतलब क्या है कि हम सेलेक्टिव एग्जामिनेशन करें, जैसे मैंने आपको पहले बोला सेलेक्टिव एग्जामिनेशन करें, और ये एडिशनल ऑडिट है, ठीक है। फिर हम रिलायबिलिटी क्यों कर रहे हैं, सेलेक्टिव एग्जामिनेशन रिलायबिलिटी इफेक्टिवनेस चेक करने के लिए, करेक्टनेस को इंश्योर करने के लिए। पार्शियल और सैम्पलिंग बेस्ड ऑडिट है, ठीक है, एडिशनल ऑडिट है, ठीक है, लिमिटेड टू सिलेक्टेड ट्रांजेक्शंस, ठीक है, यूजुअली कंडक्टेड बाय गवर्नमेंट ऑडिटर्स, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, कुछ परचेज वाउचर्स चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं चाहूंगा एक बार आप खुद से इसको रीड करिए, ठीक है। चलिए एक बार इसको रीड करिए फटाफट। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं टॉपिक अपना खत्म कर दूं, है ना। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो।
चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तो टॉपिक बिल्कुल अब एंड करते हैं। ठीक है, अब देखिए गवर्नमेंट ऑडिट ही अच्छा खासा पोर्शन था। ठीक है, तो ये हो गया दोनों। अब कुछ रिपोर्टिंग प्रोसीजर्स हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, इफेक्टिवनेस ऑफ एन ऑडिट डिपेंड्स ऑन द रिपोर्टिंग। ऑब्वियसली हम क्या रिपोर्ट कर रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है। अगर हमने रिपोर्ट ही ढंग से नहीं किया, कमियां थी बट हमने कमियां सारी छुपा दी, अच्छा अच्छा रिपोर्ट करे तो भी क्या फायदा, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, सो दैट एप्रोप्रिएट एक्शंस। ठीक है, हम रिपोर्ट करेंगे तभी चीजें एक्शंस लिए जाएंगे। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें हैं। राइट एज ऑल्सो द ऑब्लिगेशन टू रिपोर्ट ऑन द रिजल्ट ऑफ फाइंडिंग्स। ठीक है, हमें ये हमारी ऑब्लिगेशंस है कि हम अपने फाइंडिंग्स, जो हमारे फाइंडिंग्स हैं उस ऑडिट में उसको रिपोर्ट करें। आर्टिकल 151 enjoins that the SAC shall report on the accounts। ठीक है, तो इसमें कुछ खास नहीं है, बस यही सब चीज़ें हैं कि सीएजी को रिपोर्ट करना है, बस और कुछ नहीं है। तो यहाँ पे हमारा गवर्नमेंट ऑडिट खत्म हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं शुरू करूंगा लोकल बॉडीज की ऑडिट। ठीक है, तो बताइएगा कैसा लगा वीडियो, है ना। और बाकी शेयर कीजिएगा अपने आपस में फ्रेंड्स के साथ। और नेक्स्ट वाले वीडियो में फिर हम शुरू करते हैं ऑडिट ऑफ लोकल बॉडीज। ठीक है, तो टिल देन स्टे ट्यून्ड। और बहुत जल्दी शुरू करेंगे लोकल बॉडीज। चलिए, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।